निकालात संपूर्ण बहुमत देऊ। पाक की नापाक हरकत। ईद के दिन पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर भारी गोलीबारी की। 5 नागरिकों की फायरिंग में मौत और 26 घायल। भारतीय सेना का सब्र टूटा। सूत्र के मुताबिक सेना को मिले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के आदेश। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी पीएम मोदी कांग्रेस पर बरसे। कहा, दामाद की लैंड डील फाइनल कर हुड्डा ने उतारा कांग्रेस का कर्ज। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल पर साधा निशाना। फेसबुक पर लिखी खुली चिट्ठी। कहा, पार्टी में भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देना बंद करें। और अमिताभ बच्चन संग डांस आईएएस अफसरों को भारी पड़ा। अमिताभ बच्चन के शो में नाचने वाले 2 अफसरों को छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजी नोटिस। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा पर भारी गोलीबारी की है। इस दौरान सीमा के पास के गांव में रहने वाले 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भारत सरकार जवाब दे। यह संघर्ष विराम उल्लंघन कब तक भारतीय सेना सहेगी? पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ईद के पाक मौके पर एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर जमकर फायरिंग की, जिसके कारण जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाक की तरफ से हो रही भारी फायरिंग में 5 लोगों की मौत, जबकि 35 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुंछ जिले में पाक फौज की तरफ से लगातार एक के बाद एक फायरिंग होने से भारतीय सेना ने भी पाक को करारा जवाब दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पाक को सीज फायर का उल्लंघन बंद कर देना चाहिए और उसे ये समझना चाहिए कि अब भारत बदल चुका है। पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए। भारत में अब जमाना बदल चुका है कि बार बार सीज फायर वायलेशन करना, और हमारे आज 4-5 लोग मारे गए हैं, ये खबर मुझे मिली है और इसकी जानकारी अभी हमको जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने हासिल कराई है। हमारी उनसे बातचीत आज सुबह भी हुई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से रिश्ता बनाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ पाक सेना की ओर से सीज फायर का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। 1 महीने तक सीमा पर शांति रहने के बाद पाक ने फिर से सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सरहद पर पिछले कई दिनों से जारी फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। रविवार सुबह से ही पुंछ के बलनोई, मनकोट और साउजिया में पाक की तरफ से फायरिंग जारी है। बलनोई इलाके में शनिवार शाम को सेना की गश्त कर रही टीम पर पाक की तरफ से रिमोट कंट्रोल से आईईडी विस्फोट किया गया था, जिसमें एक जवान शहीद और एक घायल हुआ था। रविवार को भी इस इलाके में सर्च कर रहे जवानों पर पाक ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाक की ओर से लगातार हो रही फायरिंग में सीमा के पास बसे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। माना जा रहा है कि फायरिंग की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास किया जा रहा है। पाक की ओर से जम्मू सेक्टर के अरनिया और आरएसपुरा क्षेत्र में गोलीबारी से प्रभावित सीमावर्ती गांव से पुलिस 200 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित इलाकों में ले गई है। ब्यूरो रिपोर्ट,
लेमन न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कल सांगली की सभा में भाषण के दौरान कहा कि वो अपने 25 साल पुराने सहयोगी शिवसेना के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। उनकी गैर मौजूदगी में ये पहला चुनाव है। 1960 में हुआ, उसके पहले गुजरात तो महाराष्ट्र का हिस्सा था और आज भी हम महाराष्ट्र छोटे भाई हैं। गुजरात वालों ने गुजरात ने हमेशा कहा महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है। आज भी हम मानते हैं और हम तो सदियों से आपके छोटे भाई बनकर के रहे हैं। कुछ अखबार के पंडितों ने लिखा है कि मोदी ने अपने भाषण में शिवसेना की आलोचना नहीं करते हैं। बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था। दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे। उनकी संकल्प शक्ति को मैं हमेशा आदर करता रहा हूं और इसलिए मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करने वाले श्रीमान शरद राव को मैं कहना चाहता हूं, आपकी बारामती में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है ना, उससे कई गुना बड़ा स्टैच्यू सूरत की धरती पर मैंने लगवाया है। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को सूरत के नाम से बदनाम करने वालों को जवाब देने का काम मैंने किया है। उसी सूरत में सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा करके इतिहास को मैंने झकझोर दिया है। आप हमारी शिव भक्ति को ललकारना बंद कर दीजिए। ये भक्ति हमारी तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का रिश्ता कैसा है। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखी। नेतृत्व मोदींचे, आश्वासन परिस्थिती पालटण्याचे, सुखी आणि समृद्ध जीवनाचे सरकार भाजपाचे। अवघ्या महाराष्ट्राचं एकमत, भाजपाला पूर्ण बहुमत। ना शिक्षकांची काळजी ना विद्यार्थ्यांचा विचार, मंत्र्यांचा चाललाय शिक्षणाचा बाजार। अरे कुठे नेऊन ठेवलात महाराष्ट्र माझा? झिडकारो भ्रष्टाचारांचा हात, चला देऊ मोदींना साथ। महाराष्ट्राला पुन्हा गौरवशाली बनवू, भाजपाला संपूर्ण बहुमत देऊ। क्यों भरे हम बेफालतू में टोल, ये मेरा सवाल है। पिछले 2 साल में 14,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए हमारे, लेकिन एक भी नई सड़क नहीं बना पाए ये लोग। ये सड़क के गड्ढे भरने के नाम पर खुद की जेबें भरी है निकम्मी सरकार ने, और इनकी भ्रष्टाचार की कीमत हम चुका रहे। हम 2 गुना 3 गुना टोल देकर। अरे कितना लूटोगे हमें?
और क्या से क्या बना दिया मेरे महाराष्ट्र को। सड़कों के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आज पीएम मोदी से पूछा है कि जब आपको हमसे इतना प्यार था तो साथ क्यों छोड़ा। शिवसेना ने बीजेपी को अब घेरना शुरू कर दिया है, जबकि भाजपा के नेता शिवसेना को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव बाद वापस शिवसेना से गठबंधन के संकेत दे चुकी है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के फरीदाबाद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। ये हमारे फरीदाबाद का ये हाल क्यों हुआ? मैं बनारस में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो हमारे उस पूर्वांचली इलाके के सब लोगों की जब मैं बात करता था, बोले हम तो फरीदाबाद में हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वांचल के लोग यहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। फिर मैंने पूछा वापिस क्यों आए हो? तो बोले साहब 5 साल 7 साल तो वहां काम मिला, अब हालत इतने खराब हो गए हैं कि हम घर वापिस लौट आए हैं, अब नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। ये फरीदाबाद का ऐसा हाल कैसे हो गया भाई? हरियाणा की औद्योगिक कैपिटल, हरियाणा औद्योगिक विकास में फरीदाबाद के कारण पहचाना जाता था। कहीं से भी कोई नौजवान रोजी रोटी के लिए आ जाए तो 2-4-6 दिन में हरियाणा में कोई न कोई काम मिल जाता था। फरीदाबाद में भी काम मिल जाता था, छोटा मोटा काम मिल जाता था, भूखे रहने की नौबत नहीं आती थी। आज उस फरीदाबाद से लोगों को अपने घर वापसी हो रही है, नौकरियां छूट रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, कारखाने ठप पड़े हैं, बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, बाजार में माल बिक नहीं रहा है। ये हालत किसने पैदा की? भाइयों बहनों, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कौन जिम्मेवार है? क्या जिसने आपको बर्बाद किया, आपकी रोजी रोटी छीन ली, उस कांग्रेस को सजा करोगे? और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेवार है ऐसा नहीं है। यहां के लोग चुनाव में भी झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बासमती चावल का एक्सपोर्ट मोदी ने बंद कर दिया है और इसलिए हरियाणा का किसान बेहाल है। तो मंडी वाले गए मुख्यमंत्री जी के पास, जरा वो कागज दिखाओ तो मोदी जी ने कहां प्रतिबंध डाला है, जरा दिखाओ तो। नहीं बोले कल दिखाऊंगा। दोबारा गए, नहीं बोले अगले हफ्ते। उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो क्या? फिर मीडिया वाले पहुंच गए, मुख्यमंत्री जी जरा दिखाओ तो, मोदी ने कब प्रतिबंध लगाया, जरा दिखाओ। उस्मानाबाद में तुलजापुर विधानसभा के उम्मीदवार सुधीर पाटिल के प्रचार में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उस्मानाबाद पहुंचे। प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेते हुए उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि भाजपा में एक भी चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य नहीं है। क्षणभर धरून चला, दिल्ली में हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार। मुख्यमंत्री कोण? चेहरा आहे? चेहरा आहे का मुख्यमंत्री पदाचा? का नुसतं शेपूट हलवणारा मुख्यमंत्री? बरं हलवेल तो हलवेल, तो पण विचारेल दरवेळेला दिल्लीकडे, हलवू का, हलवू का, हलवू का? मग दिल्ली सांगेल अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर के बाद फोन करो, फिर हिलाओ के शेपूट। मग परत फोन येईल, अब हिलाओ क्या? हाँ ठीक है, आधा इंच हिला सकते आप। हे असं शेपूट हलवणारा मुख्यमंत्री तुम्हाला चालेल? दिल्लीत आणि राज्यात एकच सरकार, पण राज्यातलं सरकार हे शेपूट हलवणार। हा मराठवाडा, गोपीनाथजी मुंडे हा एक आपल्या युतीतला मोठा दुवा होता, युती जोडून ठेवणारा सांधा होता। जोपर्यंत गोपीनाथजी होते तोपर्यंत युती बरोबर चालली होती, गोपीनाथजी गेल्यानंतर युती तुटली।
युती जरी त्यांनी तोडली असली तरी सुद्धा खास करून मुंडे कुटुंबीय आणि महाजन कुटुंबीय यांच्या बरोबरचे आमचे काही ऋणानुबंध आहेत ते मी तुटू देणार नाही. मी या मुलींच्या मागे त्यांचा भाऊ म्हणून उभा राहणार आहे, भाऊ म्हणून. आणि मग तिथल्याही शिवसैनिकांना सांगितले की कोणत्याही परिस्थितीत पंकजा आणि प्रीतम या निवडून आल्याच पाहिजेत. पण बरोबर आहे ना? दप्तराचं ओझं आठवतं का तुम्हाला किती होतं? हा, म्हणजे गाडवं बरं ओझं वाढणार, त्याच्यापेक्षा विद्यार्थ्याची हालत खराब होती. म्हणजे किती पुस्तकं, या पुस्तकाच्या ओझ्याने लहान लहान मुलं ती वाकून जातात. या माता भगिनींना माहितीये. मी 8वी 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचं ओझं काढून टाकणार आणि त्यांच्या हातामध्ये 8वी 9वी 10वीचा अभ्यासक्रम टाकून हा तयार. सोलापुर में विधानसभा की रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर निशाना साधा. असं आहे की भारतीय जनता पार्टी आणि त्याच्या पाठीमागे असलेलं RSS या सगळ्यांचा एक पक्का अजेंडा आहे. तो आज नाही, गेले 50, 60, 70 वर्षापासूनचा आहे. त्याला पहिल्यांदा संधी मिळायला लागली. तो आपला प्रभाव क्षेत्र आणि आपला विचार सगळीकडे लादण्याच्या संबंधीची भूमिका घेत असतात. मग ते शैक्षणिक संस्था असतील, अभ्यासक्रम शालेय असतील, प्रशासन यंत्रणा असेल. आता तुम्ही बघितलं दसऱ्याला यावेळेला त्यांनी दूरदर्शनवरनं भागवतांचं संपूर्ण भाषण दाखवलं. संगणकातच नाही आहे त्याच्यामध्ये. असं एक चांगली गोष्ट, म्हणजे याचा अर्थ आमचं ठीक चाललेलं आहे. कारण आज तुम्ही सगळ्या महाराष्ट्रातल्या निवडणुका बघितल्या तर हल्ला विरोधकांचा राष्ट्रवादी आणि कदाचित माझ्यावर असेल. मोदींचा हल्ला माझ्यावर आहे, सेनेचा हल्ला माझ्यावर आहे, मनसेचा हल्ला म्हणजे असाच राष्ट्रवादीवर आहे, काँग्रेसचा हल्ला आमच्यावरच आहे. त्यामुळे सगळ्यांचं एकच केंद्र दिसतं हल्ल्याचं. याचा फिलहाल वक्त हो गया कि और छोटे से ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा. साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी. अवघ्या महाराष्ट्राचं एकमत, भाजपाला पूर्ण बहुमत. ह्या महाराष्ट्रात नेमकी सत्ता कोणाची? मंत्र्यांची की माफियांची? सांगा ना. अहो, अनधिकृत वाळू उपसणाऱ्या गुंडांवर कारवाई केली म्हणून रेती माफियांनी तहसीलदाराची गाडीच पेटवून दिली. पेट्रोल भेसळ करणाऱ्यांना पकडलं म्हणून कलेक्टरला जिवंत जाळण्यात आलं. ह्या आपल्याच महाराष्ट्रात काय चूक होती त्या इमानदार अधिकाऱ्यांची? कायद्याचं रक्षण करणं हा गुन्हा आहे का? हे माफिया राज अधिकाराला मानत नाही, कायद्याला जुमानत नाही, तिथं आम्हासारख्या सामान्यांचं काय? अरे कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? संपवूया हे माफिया राज. चला देऊ मोदींना साथ. कमळाचं बटन दाबा, भाजपाला बहुमत द्या. Global advertisers scaling new heights in outdoor media. खून दरोडा बलात्कार करून सुटून जातात किती. कुंपणात शेत खातंय, कसली कायद्याची भीती? अरे कुठं नेऊन ठेवलेत महाराष्ट्र माझा? आता नाही आया बहिणींचा विश्वासघात. चला देऊ मोदींना साथ. महाराष्ट्राला पुन्हा गौरवशाली बनवू, भाजपाला संपूर्ण बहुमत देऊ. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है. प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र में जमकर जनसभाएं हो रही हैं. ऐसे में पीएम मोदी का दावा है कि महाराष्ट्र पीछे रह गया है. इन आरोपों को कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में कहा कि महाराष्ट्र पहले ही गुजरात से आगे है और बीजेपी जनता से झूठ बोलकर फंसा रही है.
पीएम मोदी जी महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। बांद्रा पूर्व विधानसभा को शिवसेना का गढ़ माना जाता है क्योंकि इसी क्षेत्र में मातोश्री निवास स्थान भी आता है। यह सीट शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। यहां पर इस बार शिवसेना और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। इस सीट से शिवसेना के बाला सावंत विधायक हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा ने इस विधानसभा का जायजा लिया। बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र का यह नजारा है और यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दशहरा महोत्सव पर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के सिंह गर्जना के बाद तमाम शिव सैनिकों के अंदर जो इच्छा शक्ति थी वह प्रबल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक रथ पर सवार होकर अपनी रणभूमि के लिए निकला करते थे, लेकिन अब रथ पर जो दो लोग एक साथ थे अलग हो चुके हैं। लेकिन कहा जाता है तीर कमान से और बात जुबान से जब एक बार निकल जाए तो वह लौट कर वापस नहीं आती। शिवसेना का तीर अपनी कमान से चल चुका है। अपने लक्ष्य को भेदने में वह कितना कामयाब हो पाता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के शिवसेना प्रत्याशी प्रकाश बाला सावंत के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नगर सेवक रह चुके हैं। साल 2009 में इन्हें बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट देकर जिताया था, आमदार हुए थे। दूसरी बार फिर इनकी यह अग्नि परीक्षा है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सावंत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी चुनौती है यह जो गोलीबार का इलाका है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एसआरए स्कीम की है और एसआरए स्कीम तो शिवसेना का ही सौगात है। आज एसआरए स्कीम जो है माननीय शिवसेना प्रमुख साहब ने चालू की, लेकिन वो एसआरए स्कीम के बारे में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसका वाट लगा दिया। आज मेरे ये एरिया के 2-3 हज़ार लोग बाहर है। इधर आया है कोई शिवालिक वाला क्या कर रहा है, लोगों को भाड़ा भी नहीं उनके पास पैसा देने के लिए। आज लोगों ने क्या किधर से भाड़े से घर लिया है, वापस पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। 8,000 में क्या होता है, 8,000 में कोई सुनता है क्या? 8,000 के ऊपर कोई 1 रुपया बढ़ा के नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, इलेक्शन के बाद हम लोग उनके पीछे लगने वाले, हम तो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि हमारे एरिया में ये सब मेरा एरिया जो है मराठी एरिया है और मुस्लिम एरिया भी है, वो अब हमारे साथ में मिले जुले, तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे ये इलेक्शन के बाद बिल्डर के पीछे तो पड़ेंगे ही। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे सावंत साहब, जिस इलाके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना प्रमुख का यहाँ पर मातोश्री बंगला भी स्थित है, जहाँ से महाराष्ट्र की वह तमाम राजनीति तय की जाती है। आज सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सामने है वह भारतीय जनता पार्टी के हटने से है, लेकिन एक तरफ आप आमदार हैं, दूसरी तरफ जो आपके सामने प्रत्याशी हैं वो एक नगर सेवक हैं। समझा क्या जाए, कितनी कड़ी चुनौती मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ये चुनौती विनौती हम लोग नहीं मानते। आज हमारे पीछे बाला साहब के आशीर्वाद है और जितने भी लोग हैं यहाँ के जो अभी तक एमएलए, एमपी, नगर सेवक चुन के दिए, मेरे इधर 4 नगर सेवक है मेरे, जो चुन के दिए और साहब के प्रेम के खातिर दिए। मैं मेरे काम के ऊपर मांग रहा हूँ और बाला साहब के आशीर्वाद के ऊपर। जितना 5 बरस में मैं काम किया हूँ, कोई गया 25 साल में कोई आमदार ने काम नहीं किया। आज एक मेरा विश्वास है कि जहाँ पे बाला साहब रहते हैं कलानगर में, वहाँ का आशीर्वाद मेरे पीछे नक्की है। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो पदाधिकारी है शिवसेना के, सब जुटे हैं और उनके सामने जो कैंडिडेट अभी खड़े हैं, मेरे सामने तो जाने दो, लेकिन मेरे जो इधर के पदाधिकारी है उनके सामने भी कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि बाला सावंत के दरवाजे पर यदि कोई पहुंचता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता है। इस बार यदि आप जीत के आएंगे तो एसआरए स्कीम में जिस तरह से पूरी दाल को काली कर दी गई है, क्या इस दाल को आप सुधार पाएंगे फिर से? देखो, हमारे एरिया में 4 प्रॉब्लम है ये बांद्रा पूर्व के। एक डिफेंस की जगह में, डिफेंस के जगह पे कम से कम 8,000 झोपड़ा बसेला है और वो एसआरए तक हम लोग नहीं जा सकते।
दूसरी बात है बांद्रा स्टेशन की है, तीसरी बात हमारे हाउसिंग बोर्ड की है, जो अभी हाउसिंग रीडेवलपमेंट का प्रॉब्लम GR लाया है नया, वो उसके वजह से हमको लफड़ा हो गया है, सब खेल है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, और ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल आपके इस बांद्रा पूर्व की उस जनता का है जो झुग्गियों में बसती है। वो चाहते हैं आपसे एक सवाल, और लेमन न्यूज़ के माध्यम से आपका ये जवाब हम उन तक पहुंचाएंगे। उनका ये कहना है कि जीत के आने के भारत सहित पूरे विश्व में खुशियों के साथ बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है। बकरा ईद को ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मुस्लिम समुदाय में इस त्यौहार की अहमियत क्या है और किस लिए इसे मनाया जाता है, आइए जानते हैं इस खास पेशकश में। मुस्लिम समुदाय में ऐसे दो त्योहार हैं जो पूरे देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से एक बकरा ईद, जो मुस्लिम समुदाय में ईद उल अजहा के नाम से जानी जाती है। ये त्योहार इस्लामी साल के आखिरी महीने के 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है, जो अल्लाह की रजामंदी के लिए अपने बेटे और पैगंबर हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए राजी हुए थे। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे का सर उनके शरीर से अलग करते, उसी समय अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और आसमान से हजरत इब्राहिम के लिए एक जानवर कुर्बानी के लिए उतारा गया। इस तरह वो अपनी परीक्षा में सफल हुए। इसी दिन को याद करते हुए हर साल मुस्लिम समुदाय में भेड़, बकरे जैसे कई जानवर लाकर इनकी कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय में सभी घर वाले नए कपड़े पहनकर नमाज के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में दुआएं पढ़ते हुए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो लेमन परिवार की तरफ से आप तमाम दर्शकों को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सफर में इतना ही, लेकिन लगातार आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। माँ, हल्दी अभी डालू ना? हाँ हाँ, वो लेकर आई हूँ। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। इसमें इतनी हल्दी पड़ती है? अच्छा, खाना या सस्पेंस? चाची, कभी एग्जाम में फेल हुई हो? सुनिए, चख के बताइए ना। अच्छा है? पापा बताएंगे। पापा, खाना कैसा बना है? मैं क्या बताऊं? गौरव तू बोल। खाना तो चाचू को है, चाचू बताए। भैया आप बताइए। दिन ये नया हूँ मैं, नई सुबह, फिर क्यों गुमसुम सी। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना, तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। सोने सा खरा स्वाद, सेहत से भरपूर LR एक्टिव ऑयल। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. आमच्या पत्तूर नळ तर आले, पण त्या नळातून येतंय काय? अव हवा येते, हवा. अव खरंच पटन हवंय. मग या की आमच्या वाडीला आणि बघा की सवताच. अव तुमच्या नळातून जसं पाणी येतंय नव, तसं आमच्या नळातून